नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे बैंक या एनबीएफसी कंपनियां अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड भी एक लोन होता है। क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर सकती है, मैक्सिमम क्या कर सकती है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको बता दो, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। जब नहीं है तो नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया वो तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, यदि आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस हो गया, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में घाटा हो गया, या कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ ऐसी पारिवारिक समस्या जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहला काम आप कंपनी को, आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई में साफ साफ कहा है, आपने लोन लिया है, आप डिफॉल्ट कर गए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को आप अवगत कराएं, कंपनी को आप इन्फॉर्म करें। तो क्या आपने इन्फॉर्म किया? इसके लिए कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दिए, और लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे पूरे प्रॉपर जो ड्राफ्टिंग होती है उसको करके तब दीजिए। तो आगे चलते हैं। लोन लिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन है। लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। इसके बाद तीसरा कोई लोन होता है। आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे लोन होते हैं, कार लोन, बस लोन, ट्रक वे का लोन, प्रॉपर्टी का लोन, पर्सनल लोन। तो डिफाइन दो में से ही होते हैं, दो लोन ही होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। इसी श्रेणी में सब आते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन, वह लोन जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, कोई कीमती वस्तु गिरवी रखी हो, जैसे गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन, कार लोन, यह लोन सिक्योर लोन में आते हैं। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज न हो, जो आपके सिविल को देख के पैन कार्ड को और आधार कार्ड को दिया जाता है। वह लोन जिसमें कोई चीज़, कीमती वस्तु गिरवी नहीं होती है, उस लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं, जिसमें कोई मॉर्गेज नहीं होता है। अनसिक्योर्ड लोन में ब्याज भी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप होम लोन लेते हैं 7%, 8% होता है। अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेते हैं, इसमें 12%, 15%, 20%, 25% तक के ऐसे लोन, इतना ब्याज मिल जाता है। एनबीएफसी कंपनियां तो और ज़्यादा लगा देती हैं। तो इसमें देखिए, कंपनियों को भी मालूम है कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लोन में कुछ सेटलमेंट होते भी हैं। 15-20% तो सेटलमेंट होना तय है, क्योंकि किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई जब नहीं दे पाते हैं तो पैसे उनसे निकाल पाना, कंपनी के पास कोई मॉर्गेज तो है नहीं कि कंपनी ने आपको मॉर्गेज है, उस पर आपने सरफेसी एक्ट लगा लिया और प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, ये सब कर नहीं पाते। सबसे पहला काम, आपको लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर मैक्सिमम कर कह सकते हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस कर सकते हैं। तो कंपनी जो नोटिस दे, देखिए कंपनी का राइट्स है, वो नोटिस दे सकती है। बैंक के पैनल के एडवोकेट की तरफ से नोटिस दे रही है तो आपको, पैनल के एडवोकेट की तरफ से नोटिस दे रही है तो आपको भी एडवोकेट के माध्यम से नोटिस का जवाब देना चाहिए। बस यही प्रक्रिया है। पैसे नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो करनी पड़ेगी। अगर केस मैक्सिमम क्या, रिकॉल नोटिस आएगी, डिमांड नोटिस आएगी, आप उसका जवाब दीजिए। आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना के आप दे दीजिए। बताइए, आर्बिट्रेशन एंड कंसुलेशन एक्ट में साफ साफ कहा गया कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना जरूरी है। यदि आपके आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दिया, आपकी सहमति नहीं है, तो आर्बिट्रेशन द्वारा प्राप्त जो अवार्ड भी प्राप्त होगा, अवार्ड भी जो दे दिया जाएगा, उसको भी शून्य मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन में आप सहमति नहीं है, आप ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। तो ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए मान्य आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके एडवोकेट के लेटर हेड पे आप कंपनी को भेज दीजिए, एडवोकेट को भेज दीजिए, आर्बिट्रेटर को भेज दीजिए, बैंक को भेज दीजिए, और उसके साथ साथ उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए उसकी जजमेंट की कॉपी भी अटैच करके दीजिए, ताकि आपके द्वारा जो अवार्ड भी पास होता है तो उसको शून्य मान लिया जाता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन होगा तो आप बता देंगे कि मैंने ऑलरेडी इस पर आपत्ति किया है, तो आपकी सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हो सकती, स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अब क्या होता है, उसके बाद केस लड़ने पे आएंगे। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25H एक बार केस लड़ने पे आएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40 से 45 साल लग जाएंगे। तो क्या बैंक के पास इतना समय है 40 से 45 साल आपके केस ही लड़ते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है,
जो आपको लीगल प्रायर नोटिस, कुछ लोग कहते हैं सर मैं ही अपने हिसाब से बैंक को मेल कर दे रहा हूँ, तो जो जिसका काम है, जो जिसका एक्सपर्ट है उससे काम करिए। अगर आप ही जैसे कि जब से आप बड़े हुए होंगे तब से आप बाल कटवा रहे हैं, तो बाल कटवा रहे हैं तो क्या आप एक्सपर्ट हो गए? आप अपने से ही बाल काट सकते हैं, शीशा आपके सामने लगा रहेगा, तो जो जिसका काम है, जो बाल काटने का काम नाई का है, वो एक्सपर्ट है, वही काट सकता है। काटने को तो कैंची लेंगे, आप भी शीशा में देखें और काट देंगे, तो क्या वो उस तरह कट पाएगा? जो हजारों बार काटा है उसका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस बराबर होगा? कट तो जाएगा, काट तो लेंगे अभी बाल, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। आप YouTube पे देख करके ऑपरेशन मत करने लगे कि नहीं हार्ट का मैंने ऑपरेशन देख लिया, पथरी का ऑपरेशन देख लिया, स्टोन का ऑपरेशन देख लिया तो मैंने कर लिया, ऐसा नहीं है। तो जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। एडवोकेट का काम है तो एडवोकेट का करें, क्योंकि जो लीगल प्रायर नोटिस, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि सर मैंने लीगल प्रायर नोटिस दिया है, तो पता चला लीगल प्रायर नोटिस में जो नहीं बोलना था, जो नहीं बताना था, जो क्या चीज़ें थी, जो नहीं था उसको भी कर दिए कि मेरे पास इतने लोन है, यहाँ है, ऐसे। जो अरे जो चीज़ है, जो प्रक्रिया है, जो करना है उसी को करिए, जो बताना है वही बताइए। लीगल अपने पॉइंट रखिए, मजबूती से ड्राफ्ट बनना चाहिए, एडवोकेट के लेटर हेड पे जाना चाहिए। तो आप अपने ही से ये भेज दे रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं है। जो जिस क्षेत्र में जिसका एक्सपर्ट, जैसे आप हैं, हमारे पास आते हैं तो केवल लोन के एक्सपर्ट हैं, हमारे पास केवल लोन का ही काम होता है और कोई दूसरा काम नहीं होता है। कि हमारे पैनल पे जितने भी लोग हैं केवल लोन का मैटर है, सेक्शन 25 का केस है, एनआई एक्ट का केस है, 316, 318 जो 420 और 406 का केस है, सरफेसी एक्ट का केस है, डीआरटी का केस है। केवल लोन से रिलेटेड ही हमारी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ होता है। नोटिस का जवाब हम उसी देते हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है। तो बैंक अधिक से अधिक क्या कर सकती है? अनसिक्योर्ड लोन में अधिक से अधिक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 जो ईसीएस ऑटो डेबिट आपने लगाया उसको केस कर सकते हैं। चेक बाउंस एनआई एक्ट का केस लगते हैं। आप जैसे, आप तो अकेले हैं नहीं, करोड़ों लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे केसेस हैं, करोड़ों लोग लोन से लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, और दे नहीं पा रहे हैं। करना क्या होता है? एक लोन ले लेते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10 लोन, 15-15 लोन ले लेते हैं। और लोन लेते लेते ऐसे ट्रैप में ऐसे बुरा फंस जाते हैं, केवल सिविल को बचाने के लिए कि मेरा सिविल सही रहेगा, मैं सिविल बचा लूंगा, एक लोन नहीं दे पा रहा, दूसरा लेकर के उसका दिया, उसका दिया। पता चलता है अभी आप एक लोन के डिफॉल्ट हैं और सिविल बचाने के लिए आज आपके ऊपर 10-10 लोन हो गए हैं। न सिविल बचा, न डिफॉल्ट होने से बचा पाए, आप अपने आप को बचा ही नहीं पाए, और समस्याएं इतनी बढ़ गई। अभी तो एक बैंक रिकवरी कर रहा था, 10-10 बैंकों का फोन आ रहा है और समस्याएं हो रही हैं। क्रेडिट कार्ड में भी यही प्रोसेस होता है। तो जो भी प्रक्रिया है, क्रेडिट कार्ड में तो इतना ज़्यादा ब्याज लेते हैं, 20-20, 30-30, 40-40% ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना लगा के इतना बढ़ा देते हैं, इतना ब्याज बना देते हैं कि लोग, अच्छा क्रेडिट कार्ड में लोग ज़्यादा डिफ़ॉल्ट भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। तो बैंक भी समझ रही है कुछ तो लोग डिफ़ॉल्ट होना तय है, तो डिफ़ॉल्ट होते भी हैं। तो कोई किसी प्रकार का भी लोन हो, यदि आपने 2 लोन लिया है, 4 लोन या 10 लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हैं तो स्टॉप लॉस। अगर आप 10 लोन है नहीं दे पा रहे हैं तो रुक जाइए, एक भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए, स्टॉप लॉस। 1-2 महीने 4 महीने आप दे भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? फिर वही परिस्थिति आपके सामने आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्टॉप लॉस, रुक जाइए, कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना है, पूरे पैसे हैं तो दीजिए। जब पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो एक का दे रहे हैं, एक का नहीं दे रहे हैं, सिविल तो आपका वैसे भी खराब हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने फिर उसको भी डिफॉल्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस, रुक जाइए, नहीं दे पा रहा है रुक जाइए। कंपनी को एक इन्फॉर्म कर दीजिए, लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, उसके बाद जो जो नोटिस आता है नोटिस का रिप्लाई करते रहिए। आगे की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है, तो जो प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। पैसे हैं तो दीजिए, नहीं है तो प्रक्रिया जो करना है वो तो करते रहिए। तो आप प्रक्रिया करते हैं, हो सकता है सेटलमेंट का ऑफर है, हो सकता है क्या होता तो सेटलमेंट ही है, लोक अदालत में जाएगा तो भी सेटलमेंट होगा, केस होगा उसके बाद भी सेटलमेंट ही होगा। तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अनसिक्योर्ड लोन है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, मैक्सिमम क्या कर सकती है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में केस कर सकती है, आर्बिट्रेशन कर सकती है, यही हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन देना है। सेक्शन 25 का केस है, एक ईएमआई का एक केस होता है, आपको सेम डे बेल मिल जाएगी। मैं एडवोकेट प्रोवाइड कराऊंगा, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी होगा एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, जो प्रोसेस है वो करा दूंगा। तो जो दिक्कतें हैं, समस्या, आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं।
आपको हमसे पर्सनली मीटिंग करना है तो मीटिंग कर सकते हैं, आप हमारी टीम हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करें। और ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, प्रायर नोटिस, किसी भी तरह का आपको नोटिस देना हो तो आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।